डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो जीएनएसआर में लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट से रिलेटेड रूल्स है। उसका डिस्कशन करेंगे हम इस वीडियो में। पर यहाँ पर हम ये कहना चाहते हैं कि जो रूल्स लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, डेफिनेटली वो हमारे ट्रेन मैनेजर और गार्ड के लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं। तो वो लोग उन लोगों के लिए भी यूजफुल पॉइंट्स है। और साथ ही साथ ये अपना रेलवे का सिस्टम ऐसा है कि कोई भी रूल प्योरली एक ही डिपार्टमेंट पे लागू नहीं होता है। वो लोको पायलट एएलपी के लिए यूजफुल है, तो ट्रेन मैनेजर गार्ड के लिए यूजफुल है, और सेम टाइम में वो स्टेशन मास्टर और सेक्शन कंट्रोलर के लिए भी यूजफुल रहेगा। ओके, हमने इसमें कोशिश किया है कि मैक्सिमम रूल्स को एक ही वीडियो में कवर कर सकें। फिर भी बहुत सारे रूल्स हैं, इसलिए थोड़े रूल्स छूट सकते हैं, जिसको मैं बाद में फिर एक और वीडियो अलग से बनाऊंगा। ओके, लेट अस सी वन बाय वन। पहले हमने एक लोको पायलट का डिफिनीशन चैप्टर में जो डिफिनीशन दिया है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। एक मिनट, सीरियल नंबर 37 पर है। लोको पायलट मीन्स द लोको पायलट or any other competent railway servant for the time being in charge of driving a train. लोको पायलट का मीनिंग है जो हमारे इंजन को मैन करते हैं, ऑन ड्यूटी में रहते हैं और जो ट्रेन को ड्राइव करने के इंचार्ज होते हैं। इस डिफिनीशन का मीनिंग वही है। ओके, सिमिलरली असिस्टेंट लोको पायलट भी उनके असिस्टेंस के लिए लोको पायलट के लिए साथ में रहता है। फिर आगे देखेंगे। यहाँ पे एक छोटा आप लोगों से अपील है, यदि मेरा कार्य आप सब लोगों को पसंद आ रहा है तो हमें प्रोत्साहन के लिए आप कुछ सपोर्ट कर सकते हैं वॉलंटरली बेसिस पे। एंड फॉर योर सपोर्ट माय गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम नंबर इज़ 8309665781। दिस इज़ on purely on voluntarily basis. Please support if you like the work and I will definitely continue. Thank you. Then train stopped on a gradient. लोको पायलट को जो ब्लॉक सेक्शन में प्रॉब्लम्स आती है, उसको एड्रेस करने के लिए हमने कोशिश किया है। यहाँ पे एसआर रोल नंबर के साथ है SR 4.49.2.1 कि हमारा ट्रेन ग्रेडियंट पे रुका है, तो हमारे लिए क्या इम्पॉर्टेंट बात है। Whenever a train is stopped on a gradient for any reason like accident, loco failure, OHE supply failure, etc., it is essential and important to apply the A9 and SA9, यानी जो फॉर्मेशन ब्रेक है जिसको ट्रेन ब्रेक भी कहते हैं, और SA9 लोको ब्रेक, दोनों को जरूर अप्लाई कर लेना चाहिए, so as to hold the train safely on the gradient, so that gradient पे हमारी ट्रेन रोल ना हो, आराम से रुकी रहे। Then next SR 4.492.2। तो यहाँ पे एक बार फिर हम आपको रिमाइंड करना चाहते हैं कि ये जो SR है सब्सिडरी रूल्स है, साउथ सेंट्रल रेलवे के हैं। दूसरे जोन में भी ऑलमोस्ट सेम नियम रहेंगे। फिर भी जहाँ पे कुछ आपको एम्बिग्विटी लगे तो आप अपने यहाँ के सब्सिडरी रूल से अवश्य चेक कर लीजिए। ये पूरा ऐसा GR तो पूरा जो रहेगा ऑल ओवर इंडियन रेलवे पे एप्लीकेबल है, तो जहाँ GR का पॉइंट है वहाँ कोई डाउट नहीं है। जहाँ SR है तो ये SR साउथ सेंट्रल रेलवे का है, सिकंदराबाद का। ओके, दूसरे जोन के लोग अपने यहाँ के SR से ज़रूर कंफर्म करें। गार्ड ऑफ द ट्रेन हैज़ टू वेरीफाई, जब लोको पायलट ने A9 फॉर्मेशन ब्रेक लगाया है तो गार्ड को भी वेरीफाई करना चाहिए कि प्रैक्टिकली ब्रेक लगा है कि नहीं लगा है, क्या हुआ है। तो गार्ड को वेरीफाई करना चाहिए एप्लीकेशन ऑफ ट्रेन ब्रेक्स बाय ऑब्जर्विंग द ड्रॉप इन द BP प्रेशर। एक तो है जो ब्रेक पाइप प्रेशर गेज रहता है उनके पास, प्रोवाइडेड इन द SLR ब्रेकमैन, SLR में और गुड्स ट्रेन के ब्रेकमैन में रहता है। उसमें ड्रॉप देखने से पता लग जाता है कि यस ब्रेक अप्लाई हुआ है।
In case the brakes have not been applied, guard will communicate with loco-pilot and find out reason for non-application of train brakes. In case assistance is required by LP, guard will apply train brakes by operation of guard's emergency brake valve provided in SLR or brake van. सो लोको पायलट से गार्ड उस समय बात करना चाहिए कि ब्रेक क्यों नहीं लगाई गई है, और अगर उनको कुछ असिस्टेंस की हेल्प की ज़रूरत है लोको पायलट को, तो गार्ड अपने ब्रेक वैन से भी प्रेशर ड्रॉप करके ब्रेक को अप्लाई कर सकते हैं. ओके, देन नेक्स्ट SR 6.04 2.1 ग्रेडियंट 1 in 150 आर स्टीपर. मान लीजिए हमारी ट्रेन रुकी है और वहाँ पे ग्रेडियंट जो है 1 in 150 या उससे ज़्यादा ख़तरनाक है. तो ग्रेडियंट का कंसेप्ट मुझे भी उम्मीद है कि सब लोग समझते होंगे. इसका मीनिंग ये रहता है 1 in 100 का मतलब होता है कि 100 मीटर ट्रैवल करने के बाद 1 मीटर अप या डाउन चेंज हो रहा है चढ़ाई. 1 in 150 का मतलब ये मीटर में मेजरमेंट किया जाता है कि 150 मीटर चलने पर 1 मीटर हाइट में चेंज आती है. चाहे ऊपर की ओर गए तो उसको अप ग्रेडियंट, और ढलान में है नीचे जा रहे हैं तो डाउन ग्रेडियंट. तो ये गिनती जो 150, 100, 260 जितना छोटी होती जाती है तो उतनी ही चढ़ाई या ढाल खतरनाक होती जाती है, तो उसी को स्टीपर बोलते हैं. If for any reason a train is brought to stand for a period longer than 15 minutes, एक तो ग्रेडियंट का बात है कि 1 in 150 ग्रेडियंट है, साइड में लिखा रहता है रेलवे ट्रैक के. और दूसरी बात 15 मिनट से ज़्यादा देर गाड़ी रुकी है तो क्या करना चाहिए. हैंड ब्रेक्स ऑफ लोको शैल बी अप्लाइड इन एडिशन टू द एप्लीकेशन ऑफ एयर ब्रेक्स. तो जो हमने A9 SA9 अप्लाई किया है और गार्ड ने ब्रेक वैन का ब्रेक अप्लाई किया है, उसके अलावा जो लोको का हैंड ब्रेक है वो भी अप्लाई कर देना चाहिए, क्योंकि समय ज़्यादा लग रहा है, 15 मिनट से ज़्यादा हो रहा है. If such stoppage happens to be of train having vehicles with roller wearing, आजकल सारे जितने अपने गुड्स ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेन है, सभी रोलर बीयरिंग ही सब में एक्सेल में लगी हुई है. पुराने टाइम में जब वैक्यूम ब्रेक था तो उसको नॉन रोलर बीयरिंग बोलते थे, बट आजकल तो पूरा रोलर बीयरिंग है, तो हमको रोलर बीयरिंग के हिसाब से ही प्रिकॉशन लेना चाहिए. रोलर बीयरिंग्स ऑन सेक्शन विथ ए ग्रेडियंट ऑफ, ग्रेडियंट को ग्रेड भी बोलते हैं, 1 in 150 एंड स्टीपर, एंड ट्रेन हैविंग व्हीकल्स विथ अदर देन रोलर बीयरिंग ऑन सेक्शन विथ ए ग्रेडियंट 1 in 100 एंड स्टीपर. यानी पुराने टाइम में था कि उनके लिए जो नियम 1 in 100 ग्रेडियंट पे लागू था, वही आज का जो हमारे वैगन्स है वो 1 in 150 ग्रेडियंट पे ही लागू हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा स्मूथ होते हैं रोलर बीयरिंग और जल्दी से वो ढलान में चल पड़ते हैं. ओके, फॉलोइंग एडिशनल प्रिकॉशंस शैल बी टेकन. सो अगर 1 in 150 है, 15 मिनट से ज़्यादा खड़े हैं, सो और भी अतिरिक्त प्रिकॉशन क्या लेना है. ऑन ट्रेन्स कैरिंग पैसेंजर, यानी वो पैसेंजर ट्रेन है, गार्ड शैल अप्लाई हैंड ब्रेक्स इन द ब्रेक वैन एंड ही विल कीप स्प्रैक्स वेजेज और स्कॉच ब्लॉक. और जो ढाल की तरफ वेजेज लगाते हैं, स्प्रैक्स भी बोलते हैं उसको, वो लगा देना चाहिए गार्ड को. ऑफ टू व्हीकल्स नियरर टू द डिसेंडिंग स्टीप इंक्लाइन. सो पीछे की ओर ढाल है तो पीछे, आगे की ओर ढाल है तो व्हील के आगे की तरफ लगाना चाहिए, तो उसके हिसाब से, ताकि रोल ना हो, ट्रेन रोल नहीं होना चाहिए, उस तरह से स्किट्स या बेजेज लगाना चाहिए. देन आगे देखेंगे नेक्स्ट. ऑन गुड्स ट्रेन हैंड ब्रेक्स ऑफ, और हैंड ब्रेक वैगन्स के ऊपर लगाना है गुड्स ट्रेन में. एटलीस्ट 1/3 ऑफ द वैगन्स, मीन्स अगर टोटल 59 + 1 मतलब समझो 60 वैगन्स है राउंड फिगर, तो 1/3 कितना होता है, 20 वैगन्स. तो टोटल 20 वैगन्स पे हैंड ब्रेक लगाना है, क्योंकि ग्रेडियंट ज़्यादा है और ज़्यादा देर से गाड़ी रुकी हुई है, तो 1/3 नंबर ऑफ वैगन्स पे हैंड ब्रेक अप्लाई करना है. और वो लगाते समय ये भी ध्यान रखना है 10 वैगन्स बिहाइंड इंजन,
इंजन का तरफ से 10 वैगन पे ब्रेक लगाना है, जो रहता है वैगन के ऊपर हैंड ब्रेक, और ब्रेक वैन की तरफ से 5 वैगन के ऊपर हैंड ब्रेक लगाना है, विच एवर इज मोर। और 1/3 गिनती देखना है कि आगे 10 लगा दिया, पीछे 5 लगा दिया, वो मिनिमम है। फिर 1/3 अगर 20 आ रहा है, 20 आ रहा है, तो 10 + 5 15 हो गया। तो 5 और अतिरिक्त वैगन पे, 3 आगे 2 पीछे, सा आगे ज़्यादा लगाना है, पीछे थोड़ा कम करके लगा के टोटल 1/3 कर देना चाहिए। In addition to the application of Guard's hand brake in brake van का हैंड ब्रेक लगाने के अलावा 1/3 वैगन के ऊपर भी हैंड ब्रेक लगाना चाहिए। यदि ऐसा किसी परेशानी में हमारा ग्रेडियंट पर गाड़ी 15 मिनट से ज़्यादा रुक गई है, तो ये MCQ में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनी ट्रेन स्टॉप्ड एट ए ग्रेडियंट स्टीपर 1 in 150 or more steeper then minimum 1/3 or 10 from engine and 5 from brake van should be applied, whichever is more। जो भी गिनती बड़ी है उतना अप्लाई करना चाहिए। Then SR 6.04.2.2 when train is to start प्रॉपर एयर प्रेशर मस्ट बी रिक्रिएटेड। अब गाड़ी जब स्टार्ट करना है तो हमने जितना हैंड ब्रेक लगाया है, स्किड्स वगैरह लगाया, उसका ध्यान रखना चाहिए। व्हेन ट्रेन इज टू स्टार्ट प्रॉपर एयर प्रेशर मस्ट बी रिक्रिएटेड और रिचार्ज एंड एयर ब्रेक मस्ट बी अप्लाइड बिफोर स्प्रैक्स आर वेजेज आर स्कॉच ब्लॉक्स रिमूव्ड। और जब हम ये स्किड्स वेजेज ये सब निकाल रहे हैं तो उसके पहले एयर ब्रेक प्रेशर बना के अप्लाई कर लेना चाहिए। देयर आफ्टर एयर ब्रेक्स में बी रिलीज टू स्टार्ट द ट्रेन। फिर स्टार्ट करते समय अपना फॉर्मेशन ब्रेक को रिलीज करके और लोको ब्रेक को रिलीज करके ट्रेन को स्टार्ट करेंगे, राइट। नेक्स्ट SR 6.04.2.3 लोको पायलट हिमसेल्फ or on his direction, assistant loco pilot shall be responsible for application and release of hand brakes of wagons behind engine। तो ब्लॉक सेक्शन में है ट्रेन, तो इंजन की तरफ जो हैंड ब्रेक वैगन्स के ऊपर लगाया है उसको अप्लाई करने का और रिलीज करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी असिस्टेंट लोको पायलट को लेना चाहिए। और जो ब्रेक वैन के बगल में मिनिमम 5 वैगन का हैंड ब्रेक लगाना और फिर उसको रिलीज करना है, वो गार्ड को जिम्मेदारी होना चाहिए। द गार्ड शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सिमिलर एक्शन इन रिगार्ड टू वैगन्स इनसाइड द ब्रेक वैन। आगे ALP और पीछे गार्ड को जिम्मेदारी लेना चाहिए। देन SR 6.04.2.4 considering the condition of brake power on train, LP may take additional precautions as mentioned in sub-rule 2.1 above during the stoppage of his train on section steeper than 1 in 150 or 1 in 100 to avoid runaway। So अपना ब्रेक पावर का कंडीशन देखते हुए अगर ब्रेक पावर अच्छा है तो ये रूल के हिसाब से फॉलो करना है। ब्रेक पावर पुअर है तो और भी स्किड्स वेजेज और भी वैगन्स के नीचे लगाया जा सकता है, सुटेबल प्रिकॉशन लेना है। मेन एम ये है कि व्हीकल्स को रोल होने से बचाना चाहिए। देन आगे देखेंगे नेक्स्ट GR 4.44। सो बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में क्वेश्चन पूछा था कि हमारी ट्रेन होम सिग्नल पे रुक गई है, होम सिग्नल ऑन में है, तो क्या रूल है। तो उसको मैं यहाँ पे एक बार फिर से बता देता हूँ आप लोगों को। When a train has without an apparent cause been kept standing at FSS for 5 minutes or more, 5 मिनट या उससे अधिक समय से ट्रेन रुकी है, कारण का पता नहीं है, देन एक तो है प्रिस्क्राइब्ड व्हिसिल कोड देना है लोको पायलट को, और गार्ड को भी पता लगेगा व्हिसिल कोड से कि ट्रेन वेटिंग है, अभी तक होम सिग्नल ऑन में है। एंड नेक्स्ट काम क्या है रूल के हिसाब से, लोको पायलट शैल डिप्यूट असिस्टेंट लोको पायलट टू प्रोसीड टू स्टेशन टू वार्न स्टेशन मास्टर। तो स्टेशन मास्टर को सूचना देने के लिए ट्रेन वेटिंग है, ALP को भेजने का नियम है। ये GR है, तो GR ऑल ओवर इंडियन रेलवे अप्लीकेबल है। द ALP प्रोसीडिंग टू द स्टेशन, स्टेशन जाते समय असिस्टेंट लोको पायलट डेंजर हैंड सिग्नल, स्टाफ हैंड सिग्नल दिखाते हुए जाएगा, और
गार्ड सेल एज सुन एज द ट्रेन इज स्टॉप्ड एट एफएसएस। जब गाड़ी होम सिग्नल पे फर्स्ट स्टॉप सिग्नल पे रुकी है तो पीछे का टेल लैम्प टेल बोर्ड इंटैक्ट है और वर्किंग कंडीशन में है, वो गार्ड को चेक कर लेना चाहिए। आगे और इसमें एक पॉइंट है, आगे देख लीजिए आप उसका। नेक्स्ट, आफ्टर 15 मिनट, यानी 15 मिनट से ज़्यादा समय हो गया है तो गार्ड को क्या करना चाहिए, पीछे की ओर प्रोटेक्शन करना है। जो डेटोनेटर लगाते हैं 6.03 के हिसाब से, उस रूल को फॉलो करते हुए प्रोटेक्शन करना है। ऑटोमेटिक एरिया है तो 9.10 रूल नंबर है। ऑटोमेटिक एरिया में पीछे की ओर 90 मीटर, 180 और 190 मीटर 3 डेटोनेटर लगाया जाता है। अगर एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम है, ऑटोमेटिक नहीं है, तो 6.03 का मतलब 600, 1200, 1210, 1220 कुल 4 डेटोनेटर लगाए जाते हैं। 600 मीटर वाले को बोलते हैं इंटरमीडिएट डेटोनेटर, जिसको बाद में निकाला भी जा सकता है। ओके, तो ये रूल है। बट प्रैक्टिकली जैसा कि आप जानते हैं, अच्छा आगे एक पॉइंट और देख लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि मीन टाइम इफ सिग्नल इज टेकन ऑफ। यदि इसी बीच में प्रोटेक्शन किया है, एलपी को भेजा है, सिग्नल ऑफ किया है, तो लोको पायलट का ड्यूटी क्या है, रिकॉल करेंगे, गार्ड को रिकॉल करेंगे पीछे से कि भाई सिग्नल ऑफ हो गया है। रिकॉल करने के लिए कंटिन्यूस लॉन्ग व्हिसिल कोड होती है, वाकी टाकी में बुला सकते हैं, और ट्रेन बिना गार्ड के स्टार्ट नहीं करना चाहिए। इन केस ऑफ ट्रेन विदाउट गार्ड, अगर ट्रेन विदाउट गार्ड है तो दीज ड्यूटीज सेल डिवॉल्व ऑन लोको पायलट। तो ये जो प्रोटेक्शन करने का है, जो भी प्रिकॉशंस है, पूरा सब लोको पायलट के द्वारा किया जाएगा यदि गुड्स ट्रेन विदाउट गार्ड रन कर रही है तो। ओके, अब यहाँ पे एक बात और बता दें कि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो रूल ठीक है, 5 मिनट 15 मिनट, बट प्रैक्टिकल में अपना मूवमेंट आजकल ज़्यादा फास्ट हो गया है। रूल तो चेंज नहीं किया गया है, रूल पुराना है, एग्ज़ाम में ऐसे ही रूल लिखना पड़ेगा। प्रैक्टिकल में क्या है, अगर गार्ड प्रोटेक्शन करने के लिए गया 1200 मीटर पे तो 1.2 किलोमीटर, तो इस बीच होम सिग्नल ऑफ किया गया तो गार्ड को वापस आने में बहुत समय लगेगा और ट्रेन डिटेन होगी। तो आजकल उतना समय नहीं रहता है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, प्रैक्टिकली वाकी टाकी में स्टेशन मास्टर से बात करके कि अप्रॉक्सीमेट कितना समय लगेगा ट्रेन को एडमिट करने में, उसके हिसाब से एक्शन लेना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि यदि हमारे इंजन में या ब्रेक वैन में कोई सुपरवाइजर या ऑफिसर आके पूछते हैं कि आपने जो रूल है GR 4.44 उसके हिसाब से आपने फॉलो किया क्या, प्रोटेक्शन लगाया क्या, तो उसका बताना है रिप्लाई कि स्टेशन मास्टर से बात हुई है और रूल के हिसाब से मुझे प्रोटेक्शन करना चाहिए, लेकिन स्टेशन मास्टर होम सिग्नल ऑफ करने वाला है और इसीलिए हमने प्रोटेक्शन नहीं किया, नहीं तो पीछे जाके पिकअप करने के लिए फिर लेट हो जाएगी ट्रेन यदि इस बीच में सिग्नल ऑफ किया गया है। तो इस तरह रिप्लाई देने से हमारे सुपरवाइजर और इंस्पेक्टर्स भी नाराज़ नहीं होंगे, उनको भी ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मालूम है। फिर आगे देखेंगे नेक्स्ट, SR 4.50 व्हिसिल। अगर आपकी सिंपल में बता देता हूँ ज़्यादा समय न लेते हुए, कि अगर ऑन रन में है, हमारे इंजन का व्हिसिल ख़राब हो गया जिसको हॉर्न भी बोलते हैं, तो क्या करना है, सावधानी पूर्वक ब्लॉक सेक्शन अपने जजमेंट के हिसाब से ब्लॉक सेक्शन क्लियर करना है, मैसेज दे देना है, और स्टेशन पे आने के बाद आस्क फॉर रिपेयर और रिलीफ। सिमिलरली GR 4.14 में हेडलाइट ख़राब होने के बारे में दिया हुआ है कि यदि रात के समय हमारे ट्रेन की हेडलाइट ख़राब हो गई इंजन की, तो क्या है, चलाने में प्रॉब्लम है, तो रूल क्या कहता है कि ये जो GR में कहता है कि आप वाइट मार्कर्स लाइट को जला लीजिए कम से कम, और स्पीड 40 kmph 40 kmph से ज़्यादा स्पीड नहीं बढ़ाना चाहिए। और यदि कोई कासन आर्डर है, सीवियरेस्ट टेम्परेरी स्पीड रिस्ट्रिक्शन का मतलब कोई कासन आर्डर दिया है तो कासन आर्डर की स्पीड को फॉलो करना चाहिए, राइट। फिर आगे देखेंगे नेक्स्ट, इसमें SR भी दिया है कि हेडलाइट, साउथ सेंट्रल रेलवे का SR में बोल रहा है कि यदि हेडलाइट ख़राब हो गई तो जो 2 बफर बीम मार्कर लाइट का मतलब वही 2 वाइट लाइट मार्कर लाइट्स होती है उसको जला लेना चाहिए, और गति सीमा 40 kmph के भीतर रखना चाहिए। द लोको पायलट शैल आल्सो इन्फॉर्म द स्टेशन मास्टर ऑफ द नेक्स्ट ब्लॉक स्टेशन इन एडवांस ऑफ द
incidents so that the latter may inform the section controller if any. So लोको पायलट एडवांस एसएम को भी बताना चाहिए ताकि स्टेशन मास्टर सेक्शन कंट्रोलर को भी सूचना दे सके। फिर आगे देखेंगे नेक्स्ट। द नेक्स्ट फेल्योर ऑफ स्पीडोमीटर में नेक्स्ट पॉइंट है कोचिंग लोकोच should not be turned out from home set if the speedometers or recorders are in defective condition. So जो कोचिंग लोकोज है वो बिना स्पीडोमीटर उसका वर्किंग कंडीशन के और उसका रिकॉर्डर्स वर्किंग कंडीशन के सेट के बाहर नहीं आना चाहिए। इन केस ऑफ स्पीडोमीटर और रिकॉर्डर बिकमिंग डिफेक्टिव ड्यूरिंग द रन, लेकिन बाद में आने के बाद रन में ख़राब हुए हैं तो ट्रेन शुड रन एट स्पीड प्रेस्क्राइब्ड बाय स्पेशल इंस्ट्रक्शन। तो जीआर में कह रहा है कि वो फिर हमें स्पेशल इंस्ट्रक्शन जो जोनल अथराइज्ड ऑफिसर के द्वारा एसआर दिया गया है उसके अनुसार ट्रेन को वर्क करना चाहिए। तो यहाँ पे साउथ सेंट्रल रेलवे का एसआर दिया हुआ है, एसआर 4.08 1.3। इन केस बोथ स्पीडोमीटर्स ऑफ डीजल लोको और वन स्पीडोमीटर ऑफ इलेक्ट्रिक लोको आर फाउंड डिफेक्टिव एट क्रू चेंजिंग पॉइंट, मीन्स अगर क्रू चेंजिंग पॉइंट है और डीजल लोगों के दोनों या इलेक्ट्रिक लोगों का एक स्पीडोमीटर खराब है, देन ट्रेन को टिल द स्पीडोमीटर्स आर अटेंडेड टू और लोको टू बी चेंज इन केस इट इज नॉट फिजिबल टू अटेंड द डिफेक्टिव स्पीडोमीटर एट दैट क्रू चेंजिंग पॉइंट। तो वहाँ क्रू चेंजिंग पॉइंट पे यदि हम स्पीडोमीटर को चेंज नहीं कर पा रहे हैं, रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करना चाहिए, आगे पॉइंट हम दिखाते हैं आपको। फिर SR 4.08.1.4 in case both the speedometers of diesel loco or one speedometer of electric loco are found defective during the run, the train should be run with 10% reduction in maximum permissible speed of the train. So इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर क्रू चेंजिंग पॉइंट है तो वहाँ पे स्पीडो को रिपेयर होना चाहिए। यदि स्पीडो को रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोको को चेंज कर दीजिए। तो इसके पहले वाला पॉइंट जो हमने देखा उसका मीनिंग वही है कि क्रू चेंजिंग पॉइंट है तो या तो रिपेयर करो या तो लोको को रिलीफ दे दो, चेंज कर दो। लेकिन यदि वो क्रू चेंजिंग पॉइंट नहीं है तो लोको पायलट 10% स्पीड को कम करके गाड़ी को चला सकते हैं। In this case, as soon as the defective speedometers are noticed, message should be given by loco pilot to the nearest power controller. फिर ये रास्ते में प्रॉब्लम आई है तो अपना जो नियरेस्ट पावर कंट्रोलर है, चाहे वो पीआरसी हो या टीपीसी हो, तो टीएलसी बोलते हैं, ट्रैक्शन लोको कंट्रोलर या पावर कंट्रोलर को मैसेज देना चाहिए। should be given by loco pilot to the nearest power controller for arranging attention to the defective speedometer or change of loco at the next crew changing point or earlier as the case may be. So चाहे नेक्स्ट क्रू चेंजिंग पॉइंट पे या उसके पहले संभव है तो या तो रिपेयर हो या तो लोको चेंज हो जाना चाहिए। देन इसमें आजकल कवच फिटेड जो लोकोज है उसके बारे में एसआर में अभी ऐड किया है। यहाँ पे देखिए SR 4.08 1.5 इन IRATP फिटेड लोको। IRATP का मतलब होता है वही कवच लोको जिसमें एंटी जो कोलिजन डिवाइसेस लगी हुई है तो उसी को IRATP बोलते हैं। So IRATP fitted loco, as soon as defective speedometers are noticed, message should be given by loco pilot to nearest power controller for arranging attention to the defective speedometer or change of loco at the next crew changing point or earlier as the case may be. तो उसमें भी जैसे ही डिफेक्टिव स्पीडोमीटर का पता लगता है तो लोको पायलट अपने नियरेस्ट पावर कंट्रोलर को मैसेज देगा। ओके, मैसेज देने के बाद फिर आगे देखेंगे क्या करते हैं नेक्स्ट। However, in IRATP कवच territory, the speed reduction prescribed for coaching trains when speedometer of loco is defective need not be followed. तो यहाँ पे एक छूट दिया है
कि जो 10% रिड्यूस करके चलाने का रूल है, तो कवच फिटेड लोको में वो स्पीड कम करने की ज़रूरत नहीं है यदि लोको कवच टेरिटरी में काम कर रहा है। ओके, एंड द स्पीडोमीटर इन DMI जो ड्राइवर मशीन इंटरफेस है इन द रेस्पेक्टिव कैविज वर्किंग कंडीशन, उसमें शर्त यह है कवच फिटेड है, कवच टेरिटरी में काम कर रहे हैं, और DMI जो ड्राइवर मशीन इंटरफेस है उसमें हम स्पीडोमीटर वर्किंग कंडीशन में है, तो फिर स्पीड को कम करने की ज़रूरत नहीं है। देन नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट रूल दिया है कवच के लिए, SR 4.08 1.6, in case loco is not equipped with kavach or loco kavach becomes defective, यदि फिटेड नहीं है जो IRATP सिस्टम है कवच, या कवच खराब है, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ट्रेन शैल नॉट एक्सीड 140 kmph, तो उस केस में हमारे ट्रेन का स्पीड 140 के ऊपर कभी नहीं जाना चाहिए जब स्पीडोमीटर खराब है और कवच भी उसमें फिटेड नहीं है, सब्जेक्ट टू द अदर स्पीड रिस्ट्रिक्शन। बाकी जो कॉशन ऑर्डर है वो तो हमको फॉलो करना ही चाहिए। ओके, फिर नेक्स्ट देखेंगे आगे, स्पीड ड्यूरिंग फॉग। तो ये भी लोको पायलट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, कॉशन ऑर्डर मिलेगा बट हमको जनरल आइडिया होना चाहिए एग्जाम में लिखने के लिए, प्लस प्रैक्टिकल ड्यूटी के लिए भी। सो ड्यूरिंग डेंस फॉग और विदाउट फॉग सेफ्टी डिवाइस, इसका मतलब क्या है कि हमारे लोको में जो ऊपर 16 पॉइंट दिया हुआ है, इसका मीनिंग है कि फॉग सेफ्टी डिवाइस नहीं फिटेड है, तो उस समय हमारा स्पीड रिस्ट्रिक्शन फॉग में क्या है, एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में 60 kmph, और ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम में यदि ग्रीन लाइट है प्रोसीड तो 60, अटेंशन 2 LO तो 30 kmph, और यदि कॉशन है एक पीली बत्ती है तो रिस्ट्रिक्टेड स्पीड एंड बी प्रिपेयर टू स्टॉप एट नेक्स्ट सिग्नल। ओके, कॉशन का मतलब यह है। ये रूल नंबर भी दिया है SR 4.08.2, तो ये जो सब्सिडरी रूल है साउथ सेंट्रल रेलवे का है। देन 17 पॉइंट में दिया है जब फॉग सेफ्टी डिवाइस लोको में प्रोवाइडेड है, वर्किंग कंडीशन है, तो उस समय ये 60 की जगह हम 75 तक चला सकते हैं, वही चेंजिंग है। एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में 75 kmph तक परमिटेड है, ऑटोमेटिक में प्रोसीड है तो 75 kmph, अटेंशन है तो 30 kmph, और कॉशन है सिंगल एलो है तो रिस्ट्रिक्टेड स्पीड बी रेडी टू स्टॉप एट नेक्स्ट सिग्नल। सो कॉशन में सावधानी पूर्वक जाना है ताकि किसी भी अवरोध के आने के पहले रुकने के लिए तैयार रहना चाहिए। देन आगे देखेंगे नेक्स्ट, SR 15.17.3 स्पेशल प्रिकॉशंस व्हेन वाटर लेवल राइजेस। सो ये जो फ्लड के टाइम में पानी भरता है रेलवे ट्रैक के ऊपर, तो एक है ब्लास्ट लेवल तक, गिट्टी के लेवल तक पानी भर गया, दूसरा है रेल की पटरी के ऊपर तक पानी चला गया, तो दोनों का जो खतरा का लेवल है अलग अलग है। तो दोनों का यहाँ पे दिया हुआ है, द फॉलोइंग प्रिकॉशन शैल बी ऑब्जर्व्ड इन ईच केस, trains being stopped dead and allowed to proceed at speed not exceeding 8 kmph। यदि पानी भरा है चाहे ब्लास्ट लेवल तक हो चाहे रेल लेवल तक है, तो स्पीड तो वॉकिंग स्पीड रहेगी 8 kmph। वॉकिंग स्पीड को कितना बोलते हैं, 8 km/h। उसमें दोनों का अलग अलग पॉइंट दिया है नीचे। इफ़ वाटर राइजेज ओवर द ब्लास्ट लेवल बट इज बिलो द रेल लेवल, यानी गिट्टी स्तर तक पानी भर गया है लेकिन रेल की पटरी नहीं डूबी है, रेल की पटरी दिख रही है, द ट्रैक शुड बी वॉक्ड ओवर बाय 2 men abreast, one at either end of the sleepers before each train, and only if the track has not been disturbed should the train be allowed over the track। इसका मतलब यदि सिर्फ ब्लास्ट तक पानी भरा है तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के 2 गैंगमैन या कोई भी 2 स्टाफ आगे आगे वॉकिंग करके चलेंगे, यानी चेक करते हुए चलेंगे रेलवे ट्रैक करेक्ट है, और पीछे पीछे गाड़ी वॉकिंग स्पीड में जाएगी, राइट। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि रेल लेवल तक भरा है तब क्या करेंगे।
नेक्स्ट है 15.17.3.2 व्हेन वाटर ओवरटॉप्स द रेल लेवल, यानी रेल की पटरी डूब गई है, वहाँ तक पानी भरा है तो मिनिमम PWI चाहिए। तो अब ज़्यादा खतरनाक हो गया तो इसलिए PWI वहाँ पे रहना चाहिए। PWI शुड सर्टिफाई बाय वॉकिंग ओवर एंड प्रूविंग दैट द ट्रैक इज सेफ। जाने की स्पीड तो वॉकिंग ही रहेगी क्योंकि PWI भी वॉकिंग जा रहा है तो उसके पीछे पीछे वॉकिंग स्पीड में जाएंगे, not exceeding 8 kmph. Then last point इसमें है मैसेज shall be sent by PWI to AEN। तो PWI की ड्यूटी है AEN को मैसेज लिखें, DEN को मैसेज बताएं when water rises above blast level and again when it subsides। जब पानी कम होगा तो उसके बारे में AEN DEN को वो सूचित करते रहना चाहिए। दिस शुड बी फॉलोड अप विथ स्पेशल रिपोर्ट्स, और बाद में स्पेशल रिपोर्ट अपने ऑफिसर्स को भेजना चाहिए। आगे देखेंगे इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन। इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन में जो लोको पायलट्स को प्रॉब्लम्स आती है उसके बारे में कुछ पॉइंट्स GNSR से निकाल के यहाँ पे इकट्ठा किया है। SR 17.03.4.9.1 when a train comes to stop in electrified section and cause of stoppage is not immediately obvious। कहने का मतलब कि हमारी ट्रेन रुक गई है इलेक्ट्रीफाइड OHE एरिया में, तुरंत गार्ड और लोको पायलट उसे 6.03 के रूल के हिसाब से प्रोटेक्ट करना चाहिए। ओके, द नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू रिड्यूस चांसेज ऑफ कोलिजन ऑन एडजेसेंट लाइन इन इलेक्ट्रीफाइड टेरिटरी in case of an accident taking place on the other line, speed of the first train entering the section from opposite direction where tripping has taken place for any region should be restricted to 35 kmph during day and 20 kmph during night after the section has been identified and isolated by the TPC। इसका मीनिंग क्या हुआ है कि मान लीजिए अप एंड डाउन दो लाइन है, तो अप लाइन पे कुछ ट्रिपिंग हो गया है, यानी वायर डिस्कनेक्ट हुआ है, कुछ फॉल्ट आ गया है वायर में। तो फॉल्ट आने का पीछे एक रीजन, ऐसा कभी कभी ऐसा होता है कोई ट्रेन गई है, डेरेलमेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया और OHE डिस्टर्ब हो जाता है, तो ऐसा डाउट समझ के क्या करते हैं, जो एडजेसेंट लाइन पे ट्रेन भेज रहे हैं तो उसको कॉशन ऑर्डर देते हैं कि फर्स्ट ट्रेन को ड्यूरिंग डे टाइम 35 kmph और नाइट टाइम में 20 kmph में जाना है, सो दैट कि कहीं कोई अपोजिट बगल वाले लाइन पे कोई एक्सीडेंट हुआ है तो हम सावधानी पूर्वक जाएंगे, रिस्ट्रिक्टेड स्पीड में जाएंगे ताकि साइड कोलिजन होने का डर न रहे। ओके, तो इसका मीनिंग यही है, इन ऑर्डर टू रिड्यूस चांसेज ऑफ कोलिजन ऑन एडजेसेंट लाइन इन इलेक्ट्रीफाइड टेरिटरी इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट टेकिंग प्लेस ऑन द अदर लाइन। एक लाइन पे कोई दुर्घटना है तो उसमें क्या ट्रिपिंग हो जाता है, पावर कट हो जाता है, डिस्टर्ब होता है OHE, तो बगल वाली लाइन पे जो पहली ट्रेन जाएगी वो 35/20 kmph की स्पीड से जाएगी। तो यहाँ पे हमने ऐसे रूल्स ढूंढे हैं जो चर्चा में कम होते हैं ताकि आपको इमरजेंसी में वो रूल काम आ जाए। फिर आगे देखेंगे नेक्स्ट, इन द इवेंट ऑफ फायर। अब इलेक्ट्रिक इंजन में फायर का घटना अगर हो गई तो क्या प्रिकॉशंस है, देखिए, स्विच ऑफ द सर्किट ब्रेकर। इंजन में जो सर्किट ब्रेकर लगा है उसको स्विच ऑफ करना है, लोअर पेंटोग्राफ को लोअर कर लेना है, द ट्रेन शैल देन बी ब्रॉट टू स्टॉप एट वंस। और गाड़ी को, फायर का केस है तो कभी भी गाड़ी को रोकना है। द नेक्स्ट, आफ्टर कटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई टू इफेक्टेड सर्किट, LP शैल टेक नेसेसरी एक्शन टू पुट आउट द फायर। अब ये सर्किट ब्रेकर करने के बाद में ब्रेक हो गया तो पावर सप्लाई कट हो जाएगा, उसके बाद फिर आग बुझाने का काम करना चाहिए। If fire cannot be extinguished by above means, LP shall advise TPC through emergency telephone to arrange for affected section of the overhead equipment to be made dead। यदि फायर कंट्रोल नहीं हो पा रही है तो लोको पायलट TPC को, जो ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर कंट्रोल ऑफिस में रहते हैं, उनको तुरंत सूचना देना चाहिए। नेक्स्ट, द गार्ड शैल गिव ऑल पॉसिबल असिस्टेंस। लोको पायलट को हर तरह असिस्टेंस देना ही है। द नेक्स्ट, फायर एक्सटिंग्विशर्स ऑफ एन अप्रूव्ड डिजाइन। इलेक्ट्रिकल फायर में जो पाउडर टाइप होते हैं फायर एक्सटिंग्विशर, इस तरह से स्पेशल होते हैं,
उसी को इलेक्ट्रिकल फायर के लिए जो सुटेबल है फायर एक्सटिंग्विशर वही यूज करना चाहिए। फेमिलियर विथ लोकेशन, और ये हमारे फायर एक्सटिंग्विशर इंजन में कहाँ रखे जाते हैं या ट्रेन में कहाँ रहते हैं, वो सब लोको पायलट गार्ड सबको मालूम होना चाहिए। ड्यूरिंग पीरियाडिकल इंस्पेक्शन ऑफ ए लोको एक्सटिंग्विशर शैल बी एग्जामिन्ड बाय लोको इंस्पेक्टर स्टाफ। लोको इंस्पेक्शन स्टाफ ये सब चेक करना चाहिए कि फायर एक्सटिंग्विशर प्रॉपर रखे हैं और उनकी वैलिडिटी अवेलेबल है। Ordinary fire extinguishers or water from hose pipe or buckets shall not be used to extinguish fires on live electrical equipment. जहाँ पर भी करंट होने का खतरा है इलेक्ट्रिकल फायर में, वहाँ पे पानी बकेट के द्वारा या हॉज पाइप के द्वारा नहीं इस्तेमाल करना है। और जो दूसरे ऑर्डिनरी फायर एक्सटिंग्विशर है जो इलेक्ट्रिकल फायर के लिए सुटेबल नहीं है, उनको भी यूज नहीं करना चाहिए, उसमें शॉक लगेगा और नुकसान हो जाता है। इस सर्विसेज ऑफ फायर ब्रिगेड आर रिक्वायर्ड, फायर अगर बड़ी आग है, फायर ब्रिगेड की सर्विसेज की आवश्यकता है तो उनको इन्फॉर्म करके बुलाना चाहिए। पर यह ध्यान देना है कि जब तक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो उतने हैं वो डिसकनेक्टेड नहीं हैं, तब तक वो हॉज पाइप का पानी फायर ब्रिगेड का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। राइट। देन नेक्स्ट, वार्निंग बोर्ड्स। ये जो न्यूट्रल सेक्शन के वार्निंग बोर्ड्स है, वार्निंग बोर्ड फॉर न्यूट्रल सेक्शन, वार्निंग बोर्ड एज पर फिगर 1 एंड 2 फिगर्स दिया हुआ है, आप देख लीजिए यहाँ पे, आगे के नेक्स्ट स्लाइड में मिलेगा आपको। न्यूट्रल सेक्शन का वार्निंग बोर्ड 500 मीटर और 250 मीटर पे लगा रहता है। सिमिलरली द लोकेशन एट विच द पावर हैज़ टू बी स्विच्ड ऑफ, और कहाँ पे पावर को स्विच ऑफ करना है, सर्किट ब्रेकर एंड ऑन कहाँ पे ऑन ऑफ करना है, विल बी इंडिकेटेड बाय बोर्ड्स एट फिगर नंबर 3 एंड 4। 3 एंड 4 पे पावर को ऑफ और ऑन करने का दिया हुआ है, वो देखेंगे हम। द नेक्स्ट, नो लोको पायलट सेल पास न्यूट्रल सेक्शन बिटवीन वार्निंग बोर्ड्स एज पर फिगर 3 एंड 4 विथ पावर ऑन। सो जब भी हम न्यूट्रल सेक्शन पास कर रहे हैं वार्निंग बोर्ड्स के बीच में, तो पावर ऑन के कंडीशन में नहीं जाना चाहिए, पावर ऑफ करके जाना चाहिए। और एलपी सेल अप्रोच इट एट ए स्पीड नॉट लेस देन 30 kmph। न्यूट्रल सेक्शन पार करते समय हमारा स्पीड मिनिमम कितना होना चाहिए, 30 kmph। वे इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एमसीक्यू है और प्रैक्टिकल ड्यूटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट देखेंगे, ये है एलपी और एलपी सेल कॉल आउट टू ईच अदर। ये भी देखिए इंपॉर्टेंट रूल है कि ये जो हमारे वार्निंग बोर्ड होते हैं इसके बारे में उसी तरह कॉल आउट करना चाहिए जैसे हम सिग्नल के एस्पेक्ट के बारे में कॉल आउट करते हैं। टेम्परेरी डिस्प्ले बोर्ड्स इन द सेक्शन इन द सेम मैनर एज दे कॉल आउट द एस्पेक्ट ऑफ फिक्स्ड सिग्नल्स एंड इंजीनियरिंग इंडिकेटर्स। तो ये ऊपर 1 एंड 2 जो है वार्निंग बोर्ड से, फर्स्ट बोर्ड मिला 500 मीटर पे, दूसरा बोर्ड मिलता है 250 मीटर। फिगर और 3 और 4 का मीनिंग है कि ये फिगर आया तो इसका मतलब पावर कट कर देना है, जो सर्किट ब्रेकर से इंजन में पावर ऑफ करते हैं। और फिर नेक्स्ट फिगर आया है तो पावर को फिर ऑन करने का इंडिकेशन है वो। राइट। अब पावर ऑन में वो सेक्शन, न्यूट्रल सेक्शन पास नहीं होना चाहिए। द नेक्स्ट, वार्निंग बोर्ड फॉर टेम्परेरी न्यूट्रल सेक्शन। ये टेम्परेरी न्यूट्रल सेक्शन की ज़रूरत कब पड़ती है, जैसे मान लीजिए कि जहाँ पे न्यूट्रल सेक्शन है तो हमें 30 kmph में पास करना चाहिए। मान लीजिए वहाँ पे कोई इंजीनियरिंग का काम चल रहा है, कासन ऑर्डर आ गया और वो 30 kmph से कम है, स्पीड रिस्ट्रिक्शन 20 है, 15 है, तो ऐसी स्थिति में उस न्यूट्रल सेक्शन को एक तरह से टेम्परेरली रोक करके दूसरी जगह आगे शिफ्ट कर देते हैं, उसी को बोलते हैं टेम्परेरी न्यूट्रल सेक्शन। Due to exigency of imposition of speed restriction of less than 30 kmph within 1 kilometer on either side of the neutral section, emergency feeding arrangement in case of substation failures etc., it may be necessary to provide a temporary neutral section where loco pilots would have to lower and raise the pantograph during its negotiation. Warning boards as per figure 1 and 2 shall be fixed on the OHE mast at the distance of 500 meter to 50 meter respectively in rear of the temporary neutral section. यदि न्यूट्रल सेक्शन को शिफ्ट करके टेम्परेरी न्यूट्रल सेक्शन लगाया है सेक्शन में, तो वहाँ भी वार्निंग बोर्ड 500 मीटर 250 मीटर पे लगाए जाएंगे। ओके। देन नेक्स्ट,
Similarly, the location at which the pantograph would have to be lowered and raised shall be indicated by boards as per figure 5 and 6. अब पेंटोग्राफ लोअर करना है और फिर अप करना है तो उसका फिगर आगे 5 और 6 में आपको दिखाएंगे. Such warning boards shall be provided only if temporary neutral section working is to be continued for duration of more than 24 hours. यदि ये temporary neutral section 24 घंटे से ज़्यादा तक लगाने का ज़रूरत है तभी ये warning boards लगाए जाएंगे. All loco pilots shall be given caution order. लोको पायलट्स को caution order दिया जाएगा स्टेशन पर, duly indicating the location at which pantograph has to be lowered and raised. ये pantograph का जो बोर्ड भी लगाया है और किलोमीटर भी लिख के caution order में दिया जाएगा. लोको पायलट ऑफ ऑल ट्रेन शैल अप्रोच द टेम्परेरी न्यूट्रल सेक्शन. जो स्पीड है न्यूट्रल सेक्शन की वो टेम्परेरी न्यूट्रल सेक्शन में भी सेम रहेगी. मिनिमम 30 kmph से हमें पास करना चाहिए. देन नेक्स्ट ये है फिगर 5 एंड 6. लोअर पेंटो लिखा है या इस बोर्ड पे लोअर कर लेना है. कासन आर्डर में भी किलोमीटर लिख के दिखाया है. और फिर नेक्स्ट फिगर आएगा, इसका मतलब न्यूट्रल सेक्शन पार हो गए. रेज द पेंटो. ओके, अगर डबल लोको हैं, दो लोको पायलट्स हैं तो जो हुसिल कोड है लोअर पेंटो और रेज पेंटो का वो भी यूज करना चाहिए. फिर आगे देखेंगे नेक्स्ट हम लोग. ड्राइविंग ट्रेन फ्रॉम एनी कंपार्टमेंट अदर देन द लीडिंग कंपार्टमेंट. जो इलेक्ट्रिक लोको है तो आगे और पीछे दोनों कंपार्टमेंट रहता है ड्राइविंग का. सो व्हेन एन इंजन कैन नॉट बी ड्रिवन फ्रॉम इट्स लीडिंग कैब, एलपी शैल फॉलो स्पेशल इंस्ट्रक्शन प्रेस्क्राइब्ड बाय डीईई रोलिंग स्टॉक. सो डिविजनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो रोलिंग स्टॉक के है सो उनका गाइडेंस फॉलो करना चाहिए. फिर भी जो एसआर में पॉइंट्स हैं यहाँ पे देख लेते हैं. इफ ड्राइविंग ऑपरेटर्स इन लीडिंग ड्राइविंग कंपार्टमेंट बिकम्स डिफेक्टिव इन द केस ऑफ ए सिंगल और मल्टीपल यूनिट ट्रेन, the train shall be driven cautiously from the nearest driving compartment which is serviceable. In this event, the guard shall travel in the leading driving compartment and shall convey the necessary signals to loco pilot. यदि आगे के लीडिंग कैब खराब ही है, ड्राइविंग इक्विपमेंट खराब है, पीछे से जाके लोको पायलट काम कर रहा है तो वहाँ आगे गार्ड को बैठना चाहिए और सिग्नल के बारे में लोको पायलट को बताते रहना चाहिए. द नेक्स्ट, गार्ड शैल आल्सो साउंड व्हिसिल एज नेसेसरी. जो व्हिसिल बजाना है जहाँ जहाँ उसके हिसाब से गार्ड व्हिसिल भी बजाएंगे. एंड अप्लाई ब्रेक इन केस ऑफ इमरजेंसी एंड शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टॉपिंग द ट्रेन करेक्टली एट द सिग्नल्स. और ट्रेन को सिग्नल पे करेक्ट प्लेस में रोकने के लिए जिम्मेदारी गार्ड की रहेगी. In case of an electric engine, the train shall be driven from trailing driving compartment by ALP. और ये जो इलेक्ट्रिक इंजन है, मान लीजिए EMU DOE में ALP नहीं रहता है तो गार्ड आगे आके बैठ गए. सपोज करिए इलेक्ट्रिक लोकोज है तो उसमें ALP भी रहेगा, असिस्टेंट लोको पायलट. फ्रॉम ट्रेलिंग द ट्रेन शैल बी ड्रिवन फ्रॉम ट्रेलिंग ड्राइविंग कंपार्टमेंट बाय ALP एंड ALP शैल रिमेन इन लीडिंग ड्राइविंग कंपार्टमेंट. सो नॉर्मली क्या करना चाहिए कि अगर लीडिंग कैब का ड्राइविंग ऑपरेटर्स ख़राब है तो लोको पायलट उसमें लीडिंग में बैठना चाहिए और ALP पीछे से जाकर ड्राइविंग का काम करना चाहिए, पीछे के कैब से ऑपरेट करना चाहिए. और इस केस में स्पीड 40 kmph तक ट्रेन जा सकती है क्योंकि आगे लोको पायलट बैठा है, पीछे से ALP इक्विपमेंट को ऑपरेट कर रहे हैं. In case driving operators in leading compartment becoming defecting or it being necessary for the loco pilot to drive from trailing compartment. लेकिन यदि किसी कारण से लोको पायलट को पीछे के कंपार्टमेंट में जाके ऑपरेट करना पड़ा और आगे ALP बैठा है तो उस केस में स्पीड और भी कम हो जाएगी. स्पीड कितना हो जाएगी? 15 kmph हो जाएगी. आगे के पॉइंट में दिया है वो, राइट. देन नेक्स्ट, तो ALP आगे रहेंगे तो सिग्नल्स को कम्युनिकेट करेंगे, लोको पायलट को व्हिसिल बजाएंगे. ट्रेन को करेक्ट प्लेस में रोकने की जिम्मेदारी असिस्टेंट लोको पायलट के ऊपर रहेगी और लोको पायलट भी पीछे से भी ब्रेक लगाएंगे. और इस केस में स्पीड शैल नॉट एक्सीड 15 kmph क्योंकि पीछे लोको पायलट है, आगे असिस्टेंट है, तो इसलिए स्पीड और कम हो जाएगी 15 kmph. सच ड्राइविंग शैल बी रिसोर्टेड टू ओनली फॉर क्लियरिंग द ब्लॉक सेक्शन.
और इतना स्लो स्पीड है, इसलिए ओनली ब्लॉक सेक्शन क्लियर करने के लिए ये रूल फॉलो करना है। स्टेशन में आने के बाद रिलीफ अरेंजमेंट होना चाहिए। Sound the horn as necessary and operate LP's brake valve handle of air brake as required in the event of danger of overrunning or in case of an emergency. LP shall also apply air pressure as the case may be from the driving compartment. Then fourth point, at the first opportunity the loco pilot shall inform the TLC traction loco controller, जिसको हम पावर कंट्रोलर कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक लोको के केस में उसको पावर कंट्रोलर को टीएलसी बोलते हैं, ट्रैक्शन लोको कंट्रोलर, टू अरेंज फॉर ए रिलीफ इंजन। इंजन में इस तरह की प्रॉब्लम है, रिड्यूस स्पीड में जा रहे हैं, तो उसको जितना जल्दी रिलीफ हो जाए ऐसा टीएलसी को रिक्वेस्ट भेजना चाहिए। देन नेक्स्ट देखेंगे, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ लोको पायलट गार्ड इन केस ऑफ ओएचई ट्रिपिंग एंड नो टेंशन। ओएचई में ट्रिपिंग हो रहा है या नो टेंशन का मतलब पावर सप्लाई नहीं है, तो क्या करना है, क्या रूल है। इन केसेज ऑफ ट्रांजिएंट ट्रिपलिंग बोलते हैं। ट्रांजिएंट ट्रिपिंग का मतलब होता है ऐसा जस्ट क्षणिक, थोड़ा फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड के लिए लाइट ड्रॉप हुई फिर आ गई। देन एलपी शैल रिज्यूम नॉर्मल ट्रैक्शन एंड कीप ए शार्प लुक आउट इंक्लूडिंग ऑन द एडजेसेंट लाइन। तो उसमें थोड़ा अलर्ट होकर गाड़ी को चलाना है और बगल वाले लाइन के ऊपर भी ध्यान रखना है कि वहाँ कोई एबनॉर्मलिटी या कोई एक्सीडेंट वगैरह तो नहीं हुआ है। एंड विल इन्फॉर्म गार्ड थ्रू वॉकी टॉकी और व्हिसल कोड अबाउट ट्रिपिंग इन ओएचई। गार्ड ऑफ ट्रेन विल लुक आउट फॉर एनी एबनॉर्मलिटी ऑन हिज ट्रेन। ALP should look back and observe his train for any abnormality। तो अपने ट्रेन की तरफ भी लोको पायलट और ALP पूरा ध्यान लगाएंगे, कोई एबनॉर्मलिटी नहीं होना चाहिए, और लोको पायलट भी बगल वाले लाइन पे ध्यान रखेंगे। देन आगे नेक्स्ट, इफ नो टेंशन, मान लीजिए क्षणिक ट्रिपल तो है कि तुरंत फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड के लिए करंट ड्रॉप हुआ फिर आ गया, लेकिन इफ़ नो टेंशन इन ओएचई, मान लीजिए कि ये वोल्टेज एकदम ड्रॉप हो गया, टेंशन नहीं है, एलपी सेल इमीडिएटली स्विच ऑन लोको फ्लैशर, तो फ्लैशर लाइट ऑन कर देना चाहिए। कंट्रोल ही स्पीड नॉट एक्सीडिंग 60 kmph, और 60 kmph की स्पीड पे बाहर उसके ऊपर गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। सो एज टू बी एबल टू स्टॉप सॉर्ट ऑफ एनी ऑब्स्ट्रक्शन, क्योंकि हो सकता है कि कोई एक्सीडेंट बगल के लाइन पे कहीं पे हुआ है, इसीलिए ऐसा नो टेंशन का प्रॉब्लम भी आ सकता है। सो एज टू बी एबल टू, ताकि हम अवरोध आने पे रुकने के लिए तैयार रहें। एंड स्टॉप हिज ट्रेन क्लोज टू फर्स्ट इमरजेंसी सॉकेट, स्लो 60 kmph के भीतर चला रहे हैं और जैसे ही इमरजेंसी सॉकेट के नज़दीक आएंगे तो वहाँ पे रुक करके ही शुड कम्युनिकेट टू टीपीसी, क्योंकि कभी भी ये जो ओएचई में पावर में प्रॉब्लम आए तो फर्स्ट पर्सन किसको इन्फॉर्म करना चाहिए, टीपीसी ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर, वो भी कंट्रोल ऑफिस में रहते हैं, उनसे संपर्क नहीं हुआ तो एससीआर मतलब सेक्शन कंट्रोलर को सूचित करना चाहिए। टू नो द रीजन फॉर नो टेंशन इन ओएचई, द क्रू शुड एक्ट अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ द कंट्रोल, और ये टीपीसी और सेक्शन कंट्रोलर के एडवाइस के हिसाब से फिर आगे काम करेंगे। If it is not possible to communicate with the TPC or section controller immediately, loco pilot shall depute ALP to get down and check the train with guard in order to look out for any abnormality or any defect in his train including locomotive। तो गाड़ी के रोक के ALP और गार्ड फिर अपना ट्रेन भी चेक करना चाहिए। उस अगर TPC और सेक्शन कंट्रोलर से बात नहीं हो पा रही है, ओएचई के बारे में कोई सूचना नहीं मिल रही, तो अपना ट्रेन भी एक बार चेक करना चाहिए क्या प्रॉब्लम है, क्यों टेंशन ड्रॉप हुआ है। ओके, देन आगे ये लास्ट स्लाइड है। आफ्टर द ट्रेन हैज बीन चेक्ड, लोको पायलट गार्ड shall inform section controller of the abnormality and assistance required if any, or otherwise through emergency phone or other line, walkie-talkie, LC gate phone, or through train of other direction or by any other communication, and act in accordance with the advice of the control। यानी किसी तरह से टीपीसी और सेक्शन कंट्रोलर को, चाहे गेट फोन हो, चाहे वाकी टाकी हो, या थ्रू स्टेशन मास्टर, किसी तरह से संपर्क करना चाहिए और उनके सलाह के अनुसार आगे गाड़ी चलाना चाहिए। If in the meantime power supply to OHE gets restored, LP shall resume normal traction
as soon as he comes to know of such resumption of supply। और जैसे ही OHE में पावर सप्लाई रिस्टोर होती है नॉर्मल, वो फिर हम गाड़ी को नॉर्मल ढंग से चला सकते हैं। ओके, इतना पॉइंट कवर करने के बाद फिर भी आप देखिए, जैसे IB सिग्नल एट ऑन है, गेट सिग्नल एट ऑन है, तो उस केस से बहुत सारे केसेज हैं जहाँ पे लोको पायलट ALP के लिए और भी पॉइंट इसमें जोड़े जा सकते थे, लेकिन वीडियो बहुत बड़ा हो रहा था। तो IB एट ऑन का हम आपको बता दें कि यदि आपको अथॉरिटी दे के स्टेशन से नहीं भेजा गया है, तो IB ऑन है तो वहाँ पे रुक करके IB फ़ोन में बात करना चाहिए। यदि रियर स्टेशन मास्टर से प्राइवेट नंबर मिलेगा तो उसको नोट करते हुए हम नॉर्मल स्पीड में आगे जा सकते हैं। इसका मतलब परमिटेड है, सेक्शन क्लियर है। लेकिन यदि IB फ़ोन, यहाँ ध्यान रखना है, वाकी टाकी में नहीं लेना है। बहुत सारे अनयूजुअल और एक्सीडेंट्स हुए हैं और लोगों को चार्जशीट पनिशमेंट मिल रहा है। आपको IB फ़ोन में ही प्राइवेट नंबर लेना है, दूसरे किसी भी वाकी टाकी CUG फ़ोन में ये परमिटेड नहीं है। यदि वाकी टाकी में प्राइवेट नंबर नहीं मिला है तो 5 मिनट वेट करना है और फिर आगे 15 बार 8 kmph व्यू क्लियर या व्यू नॉट क्लियर है नाइट के समय, तो 8 kmph से अगले स्टेशन के होम तक जाना है। होम पर पहुंचने के बाद उसके आस्पेक्ट के हिसाब से गाड़ी चला सकते हैं। ऑफ है तो रुकने का होम पे ज़रूरत नहीं है, सीधा जा सकते हैं। गेट सिग्नल ऑन का तो आप सबको रूल मालूम ही होगा कि सिग्नल ऑन है गेट सिग्नल तो 1 मिनट दिन में, 2 मिनट रात में रुकिए और फिर गेट तक जाइए। गेट तक जाने के बाद गेटमैन अवेलेबल है तो गेट बंद करेगा, गेटमैन अवेलेबल नहीं है तो अपना कोई भी ट्रेन क्रू गेट को बंद करके गाड़ी को पास कराएगा। फिर हमारी ड्यूटी है कि हम वापस ट्रेन पास करने के बाद गेट रोड ट्रैफिक के लिए ओपन करें। यदि गेटमैन नहीं मिला है तो फर्स्ट स्टेशन पे ही आउट ऑफ कोर्स रुक के स्टेशन मास्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए। राइट, ओके। सो फिर भी कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, हम आपको अवश्य रिप्लाई करेंगे। और इसके आगे एक अनाउंसमेंट रहेगा, उसको देखने के बाद आप वीडियो को बंद कर सकते हैं। ओके, एंड थैंक यू सो मच फॉर स्पेंडिंग योर वैल्यूबल टाइम, and please subscribe already if you have not subscribed, and press the bell icon so that you get the notification for the next video। और इसका इंग्लिश वर्जन भी मैं बना के जल्द ही डालूंगा। थैंक यू सो मच।